50 सालों से सीरिया पर राज करने वाली असद फैमिली के आखिरी डिक्टेटर बशर उल असद को बिल-आखिर दिमश्क की फोर्थ क्रिमिनल कोर्ट ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी साबित होने पर सजाए मौत सुना दी है। फोर्थ क्रिमिनल कोर्ट के जज ने टीवी पर लाइव फैसला सुनाते हुए बताया कि बशर उल असद ने अरब स्प्रिंग के दौरान अपनी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली एहतजाजी तहरीक को दबाने के लिए मासूम बच्चों का कत्ल और उनका टॉर्चर और इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म किए। बशर उल असद 2000 में अपने बाप हाफिजुल असद की मौत के बाद सीरिया का प्रेसिडेंट बना था और 2024 में किसी जमाने में अल नुसरा तंजीम के मिलिटेंट कमांडर के तौर पर सीरिया में कहर बर्पा करने वाले अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी ने महज 11 रोज में बशर उल असद के 24 साल दौरे इक़्तिदार का खात्मा करके दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज दिया था, जिसके बाद बशर उल असद दमिश्क से भागकर मॉस्को में पनाह लेने पर मजबूर हो गया था। 1994 में जब वो ब्रिटेन को छोड़कर सीरिया आया था और जिस तरह से उसके बाप हाफिजुल असद की डिक्टेटरशिप के जेरे साया रहते हुए सीरिया ने बशर उल असद का वेलकम किया था, उस वक्त शायद इसके वहमो गुमान में भी ना होगा कि एक दिन इसी सीरिया को छोड़कर उल्टे पांव उसे भागना पड़ेगा, जिसका एग्जाम्पल सीरिया की तारीख में शायद कभी देखने को ना मिले। यहाँ एक बात आपको याद रखना होगी कि सीरिया की गद्दी पर बैठना बशर उल असद की जाती चॉइस नहीं थी, क्योंकि ये 1993 में ब्रिटेन में आंखों का डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था और फ्यूचर में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना ही इसका ड्रीम था। दूसरी तरफ हाफिजुल असद अपने बड़े बेटे बासिल उल असद को सीरिया का अगला प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन 1994 में हुए एक इंसिडेंट ने जिसने न सिर्फ हाफिजुल असद बल्कि उसके छोटे बेटे बशर उल असद के ड्रीम को भी हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। हुआ कुछ यूं के साल 1994 में हाफिजुल असद के बड़े बेटे बासिल उल असद, जिसे वो सीरिया का अगला प्रेसिडेंट बनाना चाहता था, उसकी एक कार क्रैश में मौत वाक़या हो गई। इस हादसे के बाद हाफिजुल असद ने सीरिया पर एक लंबा अरसा हुकूमत करने का प्लान बर्बाद होता देख अपने छोटे बेटे बशर उल असद को लंदन में अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़कर फौरन सीरिया पहुंचने का हुक्म दिया, ताकि बशर उल असद को सीरिया के अगले प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया जा सके। अभी बशर उल असद को सीरिया पहुंचे महज 6 साल का अरसा ही बीता था कि 10 जून 2000 को इसके वालिद और सीरिया के डिक्टेटर हाफिजुल असद के तवील इक़्तिदार का खात्मा हार्ट अटैक के जरिए मौत की वजह से हुआ, जिसके बाद बशर उल असद को सीरिया का अगला प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी की जाने लगी। लेकिन यहाँ सीरिया का एक कानून जिसके मुताबिक सीरिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्र का 40 साल होना लाजिम था, इसकी राह में रुकावट बन गया था, क्योंकि जब इसके वालिद हाफिजुल असद की मौत वाक़या हुई उस वक्त इसकी उम्र महज 34 बरस थी और सीरिया के कानून के मुताबिक ये सीरिया का प्रेसिडेंट बनने का अहल नहीं था। मगर इसने रातों रात सीरिया के कानून को बदल कर सीरिया की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था। सीरिया के आम लोगों ने बशर उल असद को एज अ प्रेसिडेंट एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वेलकम किया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि बशर उल असद लंदन से तालीम हासिल करने के साथ साथ एक नरम दिल इंसान भी है और ये सीरिया के लिए बेहतर साबित होगा। शुरू के कुछ महीनों में हुआ भी कुछ ऐसा ही। बशर उल असद ने आते ही सीरिया में इंटरनेट और कंप्यूटर को आम किया, हजारों सियासी कैदियों को जेलों से रिहा करने के साथ साथ लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, ताकि लोग खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। मगर ये आजादी चंद महीनों की साबित हुई, क्योंकि 2011 का आखिर आते आते लोगों ने असद से डेमोक्रेसी का मुतालबा शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के कानून के मुताबिक हर 7 साल बाद प्रेसिडेंट के इंतखाब के लिए वोटिंग होती थी। दिलचस्प बात यह है कि सीरिया की पार्लियामेंट सिर्फ एक ही नाम पेश करती थी, सन 2000 से पहले हाफिजुल असद और सन 2000 के बाद सिर्फ बशर उल असद। आवाम के लिए पर्ची पर सिर्फ यस और नो का ऑप्शन होता। वोटिंग के बाद हुकूमत की तरफ से हर बार दावा किया जाता कि इन्हें 99% वोट मिले हैं। इस पूरे ब्लेंडर के खिलाफ पूरे सीरिया में आवाज उठाने वाला कोई ना था, क्योंकि सीरिया में ऐसी कोई भी दूसरी पार्टी बनाने की इजाजत ना थी जो असद हुकूमत को चैलेंज कर सके। हद तो तब हो गई जब सीरिया की कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ असद की बाथ पार्टी को हुक्मरान जमात का दर्जा दिया गया था। अदलिया, मीडिया और मुल्क के तमाम बड़े इदारे, यहाँ तक के मिलिट्री के लोग भी बशर उल असद के सामने सर झुकाए खड़े रहते। इतनी पावर समेटने के बाद बशर उल असद को ये लगने लगा था कि वो सीरिया की गद्दी पर ताहयात बैठने का अहल हो चुका है। मगर 2011 आते आते वक्त और हालात सब कुछ बदल चुका था, न सिर्फ सीरिया के लिए बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए, क्योंकि 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिस में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने दहाइयों तक अरब मुल्कों पर राज करने वाले डिक्टेटरों के कदम तख्त से उखाड़ फेंके थे। हुआ कुछ यूं कि अफ्रीका के साउथ में मौजूद एक मुस्लिम कंट्री ट्यूनिस के एक आम और गरीब शहरी अबू अजीजी का म्यूनिसिपल ने उस वक्त ठेला जब्त कर लिया था जब
जब उसने ट्यूनिस की सरकार के सिस्टम में मौजूद कुछ करप्ट और नाअहल मुलाजिमीन को भत्ता देने से इनकार कर दिया था। ठेला जब्त किए जाने और म्यूनिसिपल के मुलाजिमीन की तरफ से की जाने वाली डिसरिस्पेक्ट से दिल बर्दाश्ता होकर अबू अजीजी ने 17 दिसंबर 2010 को म्यूनिसिपल के ऑफिस के सामने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में अगले ही दिन 18 दिसंबर 2010 को ट्यूनिस की सीधी बोजिड सिटी में प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते पूरे ट्यूनिस में फैल गई। इसी बीच 4 जनवरी 2011 को मोहम्मद अजीजी, जिसने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगाई थी, उसकी मौत वाक़या हो गई, जिसके नतीजे में ये प्रोटेस्ट इतने शदीद हो गए कि ट्यूनिस के प्रेसिडेंट ज़ैनुल आबिदीन को 14 जनवरी 2011 को अपना 23 साल इक़्तिदार छोड़कर सऊदी अरब भागना पड़ा था। अरब स्प्रिंग की इस पहली और कामयाब तहरीक के बाद अब ये प्रोटेस्ट ट्यूनिस की सरहदों को फलांगते हुए दीगर अरब मुल्कों तक जा पहुंचे थे, जहां दहाइयों से डिक्टेटरशिप कायम थी, जिसमें इजिप्ट, लीबिया, यमन के अलावा सीरिया भी शामिल था। ट्यूनिस और मिस्र की हुकूमतें गिरने के बाद लीबिया की आवाम को ये एहसास होने लगा कि वो भी सीरिया के अंदर 50 सालों से कायम डिक्टेटरशिप को खत्म कर सकते हैं। इसी सोच के चलते सीरिया के दरा सिटी में कुछ स्कूल के बच्चों ने, जिनकी उम्र महज 10 से 15 साल के बीच थी, स्कूल की दीवार पर लिख दिया था, यू टर्न हैज कम डॉक्टर, यानी अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। क्योंकि बशर उल असद ने आंखों के डॉक्टर की पढ़ाई की हुई थी, इसीलिए उसे पूरे सीरिया में डॉक्टर के नाम से पुकारा जाता था। मगर यहाँ सबसे अहम बात यह है कि दीवार पर यह लाइन लिखते हुए स्कूल के बच्चों के वहमो गमान में भी ना होगा कि इनकी तरफ से लिखी गई ये छोटी सी लाइन सीरिया की तारीख को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्योंकि इसके बाद सीरिया की खुफिया पुलिस ने इन बच्चों को गिरफ्तार करके न सिर्फ जेल में डाला, बल्कि इन पर भयानक टॉर्चर भी किया। हद तो तब हो गई जब इन बच्चों के वालिदैन ने अपने बच्चों की रिहाई के लिए अदालत और पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया, तो वहां से इन्हें जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ न मिला। इसी चीज को जवाज बनाते हुए दरा शहर में एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया गया। यहीं से बशर उल असद ने तारीख की सबसे बड़ी गलतियों की शुरुआत की। उसने प्रोटेस्टर से बातचीत करने की बजाय फौज को सीधा इन पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, जिनमें कई बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। जब असद की फौज इन नेते प्रोटेस्टर पर गोलियां चला रही थी, तब भी कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी, और ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई कि चंद ही दिनों में ये प्रोटेस्ट दरा शहर से निकलकर पूरे सीरिया में फैल गए। असद ने दरा शहर में की गई गलती से सबक ना सीखते हुए अपनी गलतियों को कंटिन्यू रखा। इस बार उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी तवक्को ना तो सीरियन लोगों को थी, ना सीरियन फौज को, और यहाँ तक कि इसकी हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोगों को भी नहीं। इस बार उसने प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए अपनी फौज को टैंक और फाइटर जेट से अपने ही लोगों पर अटैक करने का हुक्म दे दिया था, जिससे ये प्रोटेस्ट नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए सिविल वॉर में तब्दील हो गए थे। दूसरी तरफ बशर उल असद के इन अहकामात को रद्द करते हुए सीरिया की फौज के कुछ ऑफिसर और जवान फौज छोड़कर आवाम के बीच अपनी फौज के खिलाफ लड़ने आ खड़े हुए थे, और असद की फौज के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली से लड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने एक अलग से फौज तैयार की, जिसे फ्री सीरियन आर्मी का नाम दिया गया। दूसरी तरफ इस सिविल वॉर का फायदा उठाते हुए इराक में मौजूद आईएसआई के कमांडर अबू बकर अल बगदादी ने अपनी तंजीम को मजीद एक्सपेंड करने के लिए सीरिया में अपने कदम जमाने का फैसला किया, और अपने वफादार प्यादे मोहम्मद अल जुलानी को अपने कुछ जंगजू देकर सीरिया में आईएसआई के कदम जमाने का टास्क दिया। मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया पहुंचकर अल नुसरा नामी तंजीम का कायम अमल में लाया और असद हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जुलानी की अल नुसरा ने असद फौज के खिलाफ कई कामयाबियां हासिल करके इसे काफी नुकसान पहुंचाया। इसके कुछ अरसा बाद ही आईएसआई के कमांडर अबू बकर अल बगदादी ने अल नुसरा तंजीम को अपने अंदर जम करके अपनी तंजीम आईएसआई का नाम तब्दील करके आईएसआईएस रख दिया, जिसका मतलब था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। सीरिया में असद हुकूमत को कमजोर होता देख रशिया और ईरान ने खुलकर बशर उल असद का साथ देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से रशियन आर्मी को सीरिया की सरजमीन पर अपनी एयर बेस बनाने का मौका मिला। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को सीरिया के अंदर एक्टिव कर दिया था बशर उल असद हुकूमत को बचाने के लिए। हिजबुल्लाह और आईएसआई के जंगजुओं के बीच एक दूसरे पर जबरदस्त किस्म के अटैक शुरू हो गए थे, जिसने आम सीरियन लोगों की जिंदगी दुश्वार बना दी थी। रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी थी, क्योंकि अमेरिका आईएसआई का पीछा करते करते सीरिया में घुस आया था। इस तरह सीरिया दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉक्सी वार बन गया था। दूसरी तरफ असद
असद की फौज लगातार सीरिया की आवाम पर टैंक और जंगी हथियारों से गोले बरसा रही थी, जिसकी वजह से 5 लाख बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के रास्ते सीरिया छोड़कर यूरोप और तुर्की भागने पर मजबूर हुए और 1.2 करोड़ लोग बेघर हुए। तारीखी और खूबसूरत शहर बर्बाद कर दिए गए। भले ही बशर अल असद रशिया और ईरान की मदद से दिसंबर 2024 तक अपनी हुकूमत को बचाने में कामयाब रहा, मगर इसके गुरूर और तकब्बुर ने बिल आखिर सीरिया के अंदर से असद खानदान के 50 साल दौरे इक़्तिदार का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया था। क्योंकि जहां पर एक तरफ बशर अल असद ये मानकर चल रहा था कि रशिया और ईरान की मदद से उसने फिर से सीरिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ तुर्की के बॉर्डर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करने वाले सीरिया के प्रोविंस अदलीब में बैठे साबका अल नुसरा तंजीम के कमांडर अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी अब भी असद हुकूमत खत्म करने के प्लान पर काम कर रहा था। इस काम के लिए उसे तुर्की की मुकम्मल हमायत हासिल थी, क्योंकि तुर्की अपने मुल्क में आए हुए 25 लाख सीरियन रिफ्यूजीज को वापस अपने मुल्क में लाने और अपने बॉर्डर के साथ बैठे कुर्दों के खिलाफ एक लंबे अरसे से असद हुकूमत से कार्रवाई की मांग कर रहा था, मगर असद हुकूमत के कानों पर जूं तक न रेंगती थी, जिसके रिस्पॉन्स में तुर्की ने असद हुकूमत के अगेंस्ट जाते हुए अहमद अल शरा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, सीरिया के इक्तदार पर कब्जा करने के लिए। इसी खतरे को भांपते हुए बशर अल असद के सबसे बड़े इत्तेहादियों में शुमार किए जाने वाले रशिया के प्रेसिडेंट मीर व्लादिमीर पुतिन ने बशर अल असद को एडवाइस भेजी थी कि वो सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। बशर अल असद ने सऊदी के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश तो जरूर की, मगर तुर्की के साथ हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने खुद कई बार बशर अल असद से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर असद ने हर बार ये कहकर इस मुलाकात को ठुकरा दिया कि तुर्की पहले सीरिया के इलाकों से अपनी फौज निकाले। जब बशर अल असद से बिल्कुल बात न बनी तो तुर्की ने मौका से फायदा उठाते हुए जब बशर अल असद के अहम इत्तेहादी रशिया यूक्रेन जंग में बुरी तरह से उलझा हुआ था और ईरान इसराइल के बीच चलते कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लुबनान के हिजबुल्लाह को न सिर्फ काफी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि इसकी आधी से ज्यादा टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद वो सीरिया के अंदर इंटरफेयर करने के काबिल नहीं रहा था। तुर्की ने अपने प्यादे अहमद अल शरा को दमिश्क पर चढ़ाई करने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी, जिसके बाद अहमद अल शरा के जंगजुओं ने दमिश्क का रुख किया। तुर्की की हमायत याफ्ता सीरियन नेशनल आर्मी की मदद से सिर्फ 11 दिनों में असद हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका था। इसी दौरान सीरिया का ये डिक्टेटर मॉस्को भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जहां अब ये सख्त सिक्योरिटी में जी रहा है। अब सवाल यह है कि सीरिया की फोर्थ क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के बाद बशर अल असद को फांसी की सजा देना सीरिया की सरकार के लिए मुमकिन है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बशर अल असद इस वक्त सीरिया में नहीं रूस में है और रूस किसी कीमत पर बशर अल असद को सीरियन गवर्नमेंट के हवाले नहीं करेगा। अब बशर अल असद की मौत फांसी के तख्त पर होती है या तो फिर बिस्तर पर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तय है कि गुजरे हुए 14 सालों में जिस टाइम को फेस सीरियन लोगों ने किया उसे तारीख हमेशा याद रखेगी। अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।